Hello student, today we are discussing about the Prime Minister of India. This topic is very important for all competitive exam. तो हम आज भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करने वाले हैं और प्रधानमंत्री का जो ये टॉपिक है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्रधानमंत्री में हम क्या क्या बात करने वाले हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आपको पहले इसकी एक शॉर्ट में भूमिका बता दूं कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री का सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, उसके पद के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तुलना पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री की योग्यता, क्या योग्यता वाला व्यक्ति पीएम बन सकता है, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रक्रिया से की जाती है और उसकी शपथ, उसका कार्यकाल, उसकी पावर पढ़ेंगे, कौन कौन सी पावर होती है प्रधानमंत्री के हाथ में, और सरकार के रूप में, संसद और विधायिका के साथ संबंधों के रूप में, विदेश नीति के रूप में, और उसके साथ साथ देश की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री की भूमिका, और लास्ट में हम मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को जोड़ते हुए मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे, और भारत में अब तक कौन कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बारे में हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको दो बात क्लियर कर देता हूं कि भारत में प्रधानमंत्री जो है पीएम, जिसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, रियल पावर का इस्तेमाल करता है। भारत में एक व्यवस्था है जिसका नाम है संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, या हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। इस संसदीय व्यवस्था की खास बात यह है कि इस व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री होगा वो सरकार की रियल पावर का इस्तेमाल करेगा। इस संसदीय व्यवस्था का मतलब देखो क्या होता है। संसदीय व्यवस्था का मतलब है कि हमारे यहां पर एक होगी संसद, और संसद में होंगे दो सदन, एक का नाम होगा लोकसभा, एक का नाम होगा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, इन दो सदनों में जनता के प्रतिनिधियों को बैठने का जो स्थान होता है उसको हम कहते हैं संसद या पार्लियामेंट। अब देखो, लोकसभा का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री को बनाने। लोकसभा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोकसभा के चुनाव जो होते हैं, इन चुनावों को हम कहते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, या आप इसको कह सकते हैं आम चुनाव। लोकसभा के चुनाव को क्या कहते हैं? आम चुनाव या जनरल इलेक्शन। ये जनरल इलेक्शन कितने साल में एक बार होते हैं? तो जनरल इलेक्शन होते हैं 5 साल में एक बार। कितने साल में? प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार जनरल इलेक्शन होते हैं। 5 वर्ष में जब जनरल इलेक्शन हुआ तो विभिन्न पार्टियां लोकसभा में अपना भाग्य आजमाती है। अलग अलग पार्टियां यहां पर चुनाव लड़ती है। यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, यहां पर बीजेपी भी है, यहां पर आरएलपी भी है, यहां पर आम आदमी पार्टी भी है, यहां पर तृणमूल कांग्रेस भी है, यहां पर विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं। 465 पार्टियों ने पिछले लोकसभा चुनाव में भाग लिया था। भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब नाम जब आ गया बहुदलीय व्यवस्था, कौन सा नाम आ गया? बहुदलीय व्यवस्था। जब ये नाम आ जाता है तो इसको मैं इस प्रकार से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम, भारत में दलीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था, या इंग्लिश में कहें तो
पार्टी सिस्टम। इस दलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि यहां पर चुनाव में कुछ दल होंगे, राजनीतिक पार्टियां होगी और उन्हीं को अधिकार होगा चुनाव लड़ने का। यह दलीय व्यवस्था दुनिया में अगर आप देखें तो 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था भी वर्तमान में प्रचलित है। तो एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। दुनिया में कितनी प्रकार की दलीय व्यवस्था है? 3। लोकतंत्र की बात कर रहा हूं मैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम जहां पर होता है वहां पर दलीय व्यवस्था होती है। जहां राजतंत्र होता है या लोकतंत्र जहां नहीं होता है वहां पर दलों की आवश्यकता नहीं है, वहां पर एक राजा होता है और उसी का शासन रहता है। तो एक दलीय व्यवस्था, इंग्लिश में कहें तो यूनि पार्टी सिस्टम। द्विदलीय व्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं बाई पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम का मतलब होता है 2, बाई का मतलब 2। बहुदलीय व्यवस्था यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम। चीन में एक दलीय व्यवस्था है जहां नाम मात्र का दिखा हुआ लोकतंत्र होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में 2 दलीय व्यवस्था है जहां पर 2 ही पार्टियां होती देश में, 2 के अलावा कोई तीसरी पार्टी हो नहीं सकती। किसी को भी पार्टी बनाने का वहां अधिकार नहीं है। 2 पार्टियां बनी हुई है, बस लोग जो है दोनों में से किसी एक पार्टी के हैं। एक सत्ता में बैठेगी, एक विपक्ष में बैठेगी। विपक्ष वहां बड़ा मजबूत होता है और सत्तारूढ़ पार्टी की खाल खिंचाई करता है वो बहुत अच्छे से। और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्राजील, इन देशों में बहुदलीय व्यवस्था है यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम। इन देशों में कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकता है और अपनी सरकार बना सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी है कि हमारे पास कोई दल होना चाहिए, हमारे पास कोई पार्टी होनी चाहिए और पार्टी के नाम से ही चुनाव लड़ा जाता है, पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा जाता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या कोई निर्दलीय व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है। क्या दलीय व्यवस्था से ही सरकार बनती है? तो इसका आंसर है हां। बिना दलीय व्यवस्था के सरकार नहीं बनेगी? तो आंसर है ना। दल होना जरूरी है। और अगर एक दल को बहुमत नहीं मिला तो 2 दल, 3 दल मिलाकर एक गठबंधन बना ले, लेकिन उसका भी एक नाम होना चाहिए, जैसे एनडीए गठबंधन, यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, मोर्चा गठबंधन, कितने सारे गठबंधन बने। गठबंधन तब बनता है जब एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती लोकसभा में। देखो अब वापस यहां पर आ जाओ। संसद में निम्न सदन, जनता का सदन, लोकसभा में चुनाव 5 वर्ष में, 5 वर्ष में जब चुनाव होता है तो यहां कोई न कोई पार्टी जो है अपना दल, बहुमत हासिल करने का प्रयास करती है। ये पार्टियां कोशिश करती है कि हमें सत्ता मिल जाए और फिर इसमें से किसी एक पार्टी को किसी को भी 50% + 1 अगर वोट मिल जाए, कितना वोट मिल जाए? 50% + 1 यानी कि आधे से ज्यादा सीटें मिल जाए, यहां पर उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। जैसे बीजेपी ने अभी लोकसभा में बहुमत हासिल किया हुआ है, तो बीजेपी का नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री है। अगर कांग्रेस आधे से ज्यादा सीटें जीत लेती तो कांग्रेस का नेता यानी कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री होता। इस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री और उनकी सरकार बनती है लोकसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में। तो आज के बाद आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि सरकार उसकी बनेगी जिसका लोकसभा में मेजोरिटी है। मेजोरिटी वाली पार्टी की गवर्नमेंट को ही शासन चलाने का अधिकार है। दैट इज डेमोक्रेसी ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय व्यवस्था का लोकतंत्र है ये। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री के बारे में 2 बातें।
ये कह रहे हैं कि पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, सुप्रीम लीडर एंड हेड ऑफ हाउस। रियल एग्जीक्यूटिव हेड, वास्तविक जो कार्यपालिका है उसका मुखिया कौन है? पीएम। एंड सुप्रीम लीडर एंड हाउस, लीडर ऑफ हाउस मेंशन इन आर्टिकल 74, 75, 78। इन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ब्रिज बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री क्या है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री के पद को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं डीप में जाकर। प्रधानमंत्री के पद के बारे में सबसे पहले आपको यहां पर नाम पता होना चाहिए कि इस पद को किस नाम से जानते हैं, जिसको हम कहेंगे पद नाम। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के अनुच्छेद के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस पद के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तीसरी बात, देश, कौन से देश से ये पद जो है प्रेरित है और कौन सी व्यवस्था से प्रेरित है। तो पद नाम की बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे और देश की बात करने वाले। चलिए तो बात करें तो करो। पद नाम की बात हम सबसे पहले करते हैं। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? पद नाम की। देश का शासक, देश का सर्वोच्च नेता, और सदन का नेता। ये जो नाम है ये प्रधानमंत्री के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। देश का शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री। देश का सबसे बड़ा नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री। सदन का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री। मैं आपसे पूछूं कि देश का मुखिया कौन है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति है। देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति है। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है। देश का सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? तो राष्ट्रपति है। तो देश की तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति वाले में इन शब्दों की हमने बात की थी, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए शब्द जो है थोड़े से डिफरेंट है। अब देखो, देश का सर्वोच्च नेता कैसे हो? आपको देखो, शासन चलाता है ना, इसलिए वो शासक है, क्योंकि वो सरकार का मुखिया है। किसका मुखिया है? सरकार का। शासन व्यवस्था को रन करता है सरकार का मुखिया। सर्वोच्च नेता क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास जो पार्टी है, उसकी पार्टी जो है भारत की सबसे बिगेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी का नेता है वो। और सदन का नेता, जिस सदन का वो सदस्य होगा, उसी का वो नेता कहलाएगा। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा का नेता कहलाएगा। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा का नेता कहलाएगा। समझ आई ना बात आपको, कि जिस सदन का वो मेंबर है उसका स्वतः ही नेता कहलाएगा। अभी मोदी जो है लोकसभा के नेता है, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य। मैं एक बात को क्लियर कर देता हूं, भारत में अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं ना, उसमें से 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो लोकसभा के नेता नहीं थे, वो राज्यसभा के नेता थे। ये इसके अपवाद है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव हार जाए, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, या वो चुनाव नहीं लड़े, तो राज्यसभा उसके लिए ऑप्शन है कि राज्यसभा का मेंबर वो बन सकता है। लेकिन किसी न किसी मेंबर, सदन का मेंबर बनना जरूरी है। तो 4 प्रधानमंत्री कौन थे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे? इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये कितने प्रधानमंत्री हुए? 4। तो 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे और राज्यसभा के सदस्य थे।
जनरली प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता या सदस्य होता है। चलिए, तो अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या करोगे? दूसरी बात हम करेंगे अनुच्छेदों की। अनुच्छेदों की हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री के 3 अनुच्छेद है, एक है 74, एक है 75 और एक है 78। इन 3 अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। अनुच्छेद 74 जो है, इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री का पद, कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा। एक मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? नियुक्ति का प्रावधान। According to Article 75 Clause 1, the Prime Minister of India appointed by the President of India and other ministers are appointed by the President of India after suggestion of the Prime Minister of India। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 75 में है। उसके बाद में आर्टिकल आता है 78, जिसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के क्या है? कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री के 3 अनुच्छेद आपको याद रखने, 74, 75 और 78। देश की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो संसदीय व्यवस्था का हिस्सा है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के पास रियल पावर होती है, वास्तविक शक्तियां होती हैं। और यह संसदीय व्यवस्था हमने कौन से देश से ली है? ब्रिटेन। दुनिया में संसदीय व्यवस्था का जनक ब्रिटेन को माना जाता है और यही कारण है कि इस व्यवस्था को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। क्या 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 कहा जाता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर ब्रिटेन की पार्लियामेंट की जगह का नाम है और इस व्यवस्था को पूरी दुनिया में फैलाने वाला देश ब्रिटेन है। और इसलिए जो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है ब्रिटेन वाले की, उस व्यवस्था को कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो ये बातें आपकी क्लियर हुई। प्रधानमंत्री के पद को लेकर जो है 3 बातों पर हमने कई चर्चाएं कर ली है। पद, नाम, प्रधानमंत्री का अनुच्छेद और देश। उसके बाद में देखो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस बात को क्लियर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये अनुच्छेद अभी जो हमने बात की थी उसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से देखें इसको। आर्टिकल 74, द प्रेसिडेंट शेल एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। यानी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति इसकी सलाह से काम करेगा। आर्टिकल 75 क्या कह रहा है? अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसके बारे में प्रावधान है 75 में। आर्टिकल 78 में ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सभी प्रशासनिक कार्यों की सूचना समय समय पर उपलब्ध करवाए। मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने का काम करती है। न्यायपालिका इस विषय की जांच नहीं कर सकती कि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, सलाह दी है या नहीं दी है। इस मामले में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री और सरकार न्यायपालिका से स्वतंत्र है। चलिए, तो
तो उसके बाद में हम बात करते हैं। अभी मैंने एक नाम लिया था वेस्टमिंस्टर मॉडल। नाम क्या लिया था? नाम लिया था ये वेस्टमिंस्टर मॉडल। और ये आप देख लो, वेस्टमिंस्टर ब्रिटेन में है, लंदन में। कहां पर है वेस्टमिंस्टर? लंदन में। द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो नाउन एज प्लेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। जिस जगह पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनी हुई है उस जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर। इस जगह कहां पर है? लंदन में, ब्रिटेन में। और पूरी दुनिया में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन ने ही फैलाया है। ये ब्रिटेन के द्वारा फैलाई गई व्यवस्था है जिसको हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं। और इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री की सरकार होती है। इसका जनक ब्रिटेन है। जनक कौन है? ब्रिटेन है। तो इसलिए वेस्टमिंस्टर कहते हैं। आपको ये पता होगा, अब पता लग गया होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलती है, लेकिन उनके नाम तो कहीं ना कहीं है। जैसे प्रधानमंत्री इन सभी ग्रहों के बीच में सूर्य का काम करता है। अब कैसे? देखो, प्रधानमंत्री इन सभी ग्रहों के बीच में सूर्य का काम करता है। देखो, ये है सूर्य। ये क्या है? सूर्य। और अब आप देखो, सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर क्या है? ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। इस प्रकार के ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। टोटल 9 ग्रह सूर्य के चारों ओर। कितने ग्रह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह। चलिए, तो सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं 9। आपको पता है कि ये सारे के सारे जो 9 ग्रह हैं, इनका अपना एक पाथ, अपना एक क्या है? पाथ, अपना एक रास्ता है। और उसी रास्ते पर ये सभी ग्रह चलते हैं। उसी रास्ते पर ये सभी ग्रह चलते हैं। इस प्रकार से ये जो पाथ है इन सब का, ये जो पाथ है इसके ऊपर ये सब चलते हैं। और अगर सूर्य को यहां से हटा दिया जाए, अब ये क्या है? ये क्या है? ये भगवान क्या है? SUN। ये है सन। सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और ये ग्रह इसलिए है क्योंकि सूर्य है। अगर सूर्य नहीं तो ये ग्रह नहीं। ब्रिटेन के एक राजनीतिक चिंतक लॉर्ड मोरले ने कहा कि प्रधानमंत्री की भूमिका वैसी है जैसी ग्रहों के बीच में सूर्य की होती है। ग्रहों के बीच में जिस प्रकार की सूर्य की भूमिका है, वही प्रधानमंत्री की भूमिका मंत्रियों के बीच में होती है। इन ग्रहों को आप मान ले मंत्री और सूर्य को मान ले प्रधानमंत्री। अब यहां पर जितने भी मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। प्रधानमंत्री जब चाहे तब किसी भी मंत्री को हटा सकता है। और प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र दे दे तो सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ेगा। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर सूर्य गायब हो जाए तो ये ग्रह ही गायब हो जाएंगे। सूर्य गायब, ग्रह गायब। इसलिए बात एकदम सटीक बैठती है प्रधानमंत्री के ऊपर सूर्य की, कि जिस प्रकार से हमारी आकाश गंगा में सूर्य की भूमिका है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद में भूमिका होती है। सिंपल एकदम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात समझ में आ गई तो हम अगली बात को स्टार्ट करते हैं।
क्वालिफिकेशन ऑफ द पीएम। देखो, प्रधानमंत्री की जो योग्यताएं है ना, वो संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से लिखी हुई नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यता चाहिए, प्रधानमंत्री का ये ऐसा कहीं भी स्पेसिफिक योग्यता अलग से लिखी हुई नहीं है जैसे राष्ट्रपति के लिए लिखी हुई है। तो क्या प्रधानमंत्री की योग्यता है ही नहीं? हाँ, योग्यता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों के समान। प्रधानमंत्री की योग्यता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट कई जगह लिखी हुई है। तो हम बात करते हैं, देखो प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में संविधान क्या कहता है। संविधान कहता है, ऑल्दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, यानी कि प्रधानमंत्री की योग्यता संविधान में कहीं है नहीं। सेपरेट क्वालिफिकेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर, अलग से योग्यता कहीं भी एक्सप्लेन की हुई नहीं है प्रधानमंत्री की। लेकिन इसका मतलब क्या कोई प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं है? योग्यता है, बहुत सारी योग्यता है। देखो, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ, भारत का नागरिक तो होना चाहिए, लेकिन कहां लिखा है? ऐसा प्रधानमंत्री के लिए कहीं लिखा हुआ नहीं, लोकसभा सदस्यों के लिए लिखा हुआ है, वो प्रधानमंत्री के लिए लागू होता है। मस्ट हैव कंप्लीटेड 25 ईयर एज इफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो लोकसभा का मेंबर बन के पीएम बनता है तो, अगर वो राज्यसभा का मेंबर बन के पीएम बनता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। ये कह रहे हैं ना, मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 ईयर ऑफ एज इफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी है? 30 साल। अगर वो लोकसभा का मेंबर बन के पीएम बनता है तो न्यूनतम आयु 25 साल। राष्ट्रपति के लिए 35 साल है, उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल है, राज्यपालों उपराज्यपालों के लिए 35 साल है। मस्ट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट को मेंबर होना चाहिए, आइदर हाउस मतलब किसी भी सदन का, लोकसभा का या राज्यसभा का। लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का वो सदस्य होना जरूरी है। अगर नहीं है तो 6 महीने के लिए तो प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर प्रधानमंत्री शपथ के दौरान लोकसभा या राज्यसभा यानी कि संसद का सदस्य नहीं है तो संविधान उसको 6 महीने का वक्त देता है। क्या देता है? टाइम, कि आप मेंबर बन जाओ। और मेंबर बन गए तो ठीक है, और नहीं बने तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। सिंपल एकदम। तो किसी न किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ज्यादा ठीक कौन सा रहेगा, मैं किसका सदस्य बनूं? ज्यादा ठीक तो तभी रहेगा जब आप लोकसभा के बने, क्योंकि लोकसभा का मेंबर बन के आप प्रधानमंत्री बनते हो ना तो मजा आता है, क्योंकि जनता के बीच में से आप चुनाव जीत कर आए हो। बाकी देखो, मजबूरियां अपवाद तो कुछ भी हो सकता है। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन लोकसभा के सदस्य नहीं थे, जनता ने उनको चुना नहीं था। राज्यसभा के मेंबर बने थे, और राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं राज्यों के एमएलए। तो राज्यसभा का मेंबर बनना इन नेताओं के लिए बहुत आसान है। लोकसभा का मेंबर बनना बहुत मुश्किल काम है। जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता से वादे करने पड़ते हैं, वादे पूरे नहीं किए तो गालियां खानी पड़ती है। और हर आदमी का अपना नेचर होता है, अपना स्वरूप होता है, अपनी प्रकृति होती है। कोई गालियां खाना पसंद कर लेता है, किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। तो उनके लिए एक रास्ता है कि राज्यसभा का मेंबर बन के आप पीएम बन जाओ, मंत्री बन जाओ। तो इसलिए मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 ईयर एज ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और किसी भी सदन का वो सदस्य होना चाहिए। इफ नॉट ए मेंबर ऑफ द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही ऑब्लिक सी मस्ट गेट इलेक्टेड ऑब्लिक नॉमिनेटेड विद इन 6 months, आर्टिकल 75 क्लॉज 5। अनुच्छेद 75(5) में लिखा हुआ है कि अगर आप शपथ या नियुक्ति के दौरान किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे
तो 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर आपको किसी एक सदन की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। नहीं लिया तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो हमने शुरुआत में बात की थी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए जरूरी है कि लोकसभा में उनकी पार्टी के पास क्या होना चाहिए, बहुमत। और बहुमत का मतलब होता है उसके पास आधे से ज्यादा सीटें हो। 50% + 1 को बहुमत या इंग्लिश में कहते हैं मेजोरिटी। ये अगर हो गई और पार्टी ने अपना एक नेता चुन लिया तो राष्ट्रपति उस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। ये बात किस अनुच्छेद में है? ये बात अनुच्छेद 75 फर्स्ट में है। देखो, इफ ए पार्टी विंस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत इन लोकसभा, अगर एक पार्टी लोकसभा में पूरा बहुमत हासिल कर लेती है, द प्रेसिडेंट इनवाइट द लीडर ऑफ द पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सरकार को बनाने के लिए प्रधानमंत्री लीडर को राष्ट्रपति इनवाइट करता है, बुलाता है। That leader is appointed as the प्राइम मिनिस्टर। यही नेता प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लोकसभा के आम चुनाव हो गए, अभी हुए 2024 में लोकसभा के आम चुनाव, पिछले साल ही हुए थे। अब कब होंगे? 2029 में होंगे, 29 में। तो लोकसभा के आम चुनाव में कई पार्टियां चुनाव लड़ती है और किसी एक पार्टी को या 2 पार्टियों को बहुमत मिल जाता है गठबंधन से, तो राष्ट्रपति कहता है कि आप अपना एक नेता चुनकर भेजो, उसको प्रधानमंत्री के रूप में मैं नियुक्त करूंगा। तो राष्ट्रपति किसी पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री हमेशा ध्यान रखना नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है, मनोनीत नहीं होता है, चयनित नहीं होता है। यहां पर 4 शब्द आते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक शब्द है नियुक्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपॉइंटेड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपॉइंटेड। दूसरा शब्द है मनोनीत। दूसरा शब्द कौन सा है? मनोनीत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटेड। और तीसरा शब्द है निर्वाचित। निर्वाचित को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टेड। और चौथा है चयनित। चयनित को इंग्लिश में कहते हैं सेलेक्टेड। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत, चयनित। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि चारों एक जैसे लग रहे हैं हमें। तो राष्ट्रपति के बारे में पूछ लेते हैं, कई बार प्रधानमंत्री का पूछ लेते हैं, कई बार सरपंच का पूछ लेते हैं। बताओ क्या होता है नियुक्त, मनोनीत, निर्वाचित, चयनित? तो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं, बारीक अंतर है थोड़ा थोड़ा। नियुक्ति में हमेशा सहमति होती है, ग्रुप की सहमति से उसको नियुक्त किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब नियुक्त होते हैं, अपॉइंटेड। मनोनीत में गुण या विशेषताएं होती है जिसके आधार पर उसको पद मिलता है। जिसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कलाकार होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, साहित्यकार या जिन्होंने समाज की अच्छी सेवा की हो, ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है। निर्वाचित नाम से पता लग रहा है इलेक्टेड, जिसने कोई चुनाव जीता हो, चुनाव जीतकर सरकारी पद पर आए, वो निर्वाचित कहलाता है। और चयनित नाम से पता लग रहा है सेलेक्टेड, जो कोई एग्जाम पास करके आया है। सरकारी पद तक पहुंचने के ये 4 रास्ते हैं और कुछ नहीं, केवल 4 रास्ते हैं, नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत, चयनित। आप सभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप इसमें से एक कहलाएंगे, लेकिन आप क्या कहलाएंगे? चयनित, सेलेक्टेड। आपने प्रधानमंत्री बारे में कभी ऐसा सुना है? देखो, मोदी का प्रधानमंत्री में सिलेक्शन हो गया।
मोदी का प्रधानमंत्री में सिलेक्शन नहीं हुआ है, मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुआ है। आपके दिमाग में एक डाउट क्लिक हो रहा है, बार बार एक डाउट क्लिक हो रहा है, मुझे पता लग रहा है। डाउट ये हो रहा है, प्रधानमंत्री तो निर्वाचित होता है ना, यही तो बात है, प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, आपके दिमाग में ये बात आ रही है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो डाउट होते हैं ना, वहां से क्वेश्चन आते हैं, और प्राय कर स्टूडेंट जहां डाउट आता है वहां से जंप करके आगे चला जाता है। तो डाउट को क्लियर करते हुए आगे निकलना है। प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है लोकसभा के मेंबर के रूप में, न कि प्रधानमंत्री के रूप में। उसने लोकसभा का चुनाव जीता है, उस समय उसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री निर्वाचित हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, और संविधान में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज फर्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति। तो यहां पर नियुक्ति है प्रधानमंत्री के लिए। अब यह कह रहा है कि इफ नो पार्टी हैज ए मेजोरिटी हंग पार्लियामेंट, हंग हंग का मतलब होता है त्रिशंकु, त्रिशंकु का मतलब होता है सीटें तीन दिशा में बट जाए। सीटें अगर एक पार्टी को बहुमत मिल गया तो सीटें बाकी रहेगी विपक्ष की साइड में, तो वो हो गया अपना बहुमत वाली पार्टी और विपक्ष की पार्टी। लेकिन त्रिशंकु, तीन धाराओं में, तीन विचारधाराओं में बंट गई पार्लियामेंट, लोकसभा की सीटें। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तब बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज डिस्कशन एंड मे इनवाइट, तो वो इनवाइट कर सकता है किसको? लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, उनमें सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है, उसके लीडर को वो इनवाइट करेगा, सबसे बड़े नेता को, आओ भाई आप सरकार बना सकते हो क्या। लीडर ऑफ ए कोलिशन ऑब्लिक अलायंस हु कैन प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। अलायंस, गठबंधन की पार्टी के नेता को वो बुला सकता है सॉरी, और उनको पूछ सकता है कि आप सरकार बना सकते हो क्या। लेकिन ध्यान रखना है, ये गठबंधन लोकसभा के चुनाव से पहले या बाद में, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि लोकसभा के चुनाव से पहले गठबंधन बनाओ। चुनाव के बाद में भी गठबंधन बन सकता है, चुनाव जीतने के बाद में भी गठबंधन आप बना सकते हो। और राष्ट्रपति उनको कहता है कि जोड़ तोड़ के अपना बहुमत सिद्ध कर लो और सरकार बना लो। ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस मस्ट बी वॉन विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। एक निश्चित दिए गए समय में आपको लोकसभा के अंदर बहुमत हासिल करना है। प्रधानमंत्री बनने के 30 दिनों के अंदर लोकसभा में मेजोरिटी को प्रूव किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री उसमें फेल हो जाए, प्रूव नहीं कर पाए, तो उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को 18 दिन में त्याग पत्र देना पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए वो। गठबंधन से प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन 50% प्लस 1 सीटें हो नहीं पाई। तो इस प्रकार से स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, दिए गए समय के अंदर, उनको कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर। चलिए, तो अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री की जो शपथ है वो संविधान के अनुच्छेद 75 में ही दी हुई है। 75(4) में प्रधानमंत्री के लिए कहा है ऑथ, ऑफिस एंड सीक्रेसी। प्रधानमंत्री शपथ लेगा एक पद की और एक गोपनीयता की। दो प्रकार की शपथ लेता है प्रधानमंत्री। भाइयों बहनों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अनुराग और द्वेष के बिना कार्य करूंगा। यह पद की शपथ है। इसके जस्ट बाद एक और शपथ राष्ट्रपति बुलवाता है,
और उसमें वो कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मेरे द्वारा लाए गए उन विषयों को मैं उन लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा, यानी कि बताऊंगा नहीं, जो जानने का हक नहीं रखते हैं। इसे गोपनीयता की शपथ कहते हैं। प्रधानमंत्री दो शपथ लेता है, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। पद की शपथ वो कहता है कि मैं संविधान के दायरे में काम करूंगा, और गोपनीयता की शपथ वो कहता है कि मैं ऐसे विषयों को उन लोगों को नहीं बताऊंगा जो सरकार ने निर्णय लिए हैं, और समय से पहले मैं अपनी बातों को लीक नहीं करूंगा। समय से पहले सरकार की बात लीक होती है तो जनता को बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार को पता होता है कौन सी चीज महंगी हो रही है बजट में, कौन सी सस्ती हो रही है। ये बात लोगों को पहले ही पता लग जाए तो इसलिए इनको गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति खुद एक ही शपथ लेता है, राज्यपाल एक ही शपथ लेता है, न्यायाधीश एक एक शपथ लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री दो दो शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की। संविधान की 3rd शेड्यूल में शपथ के प्रावधान है, प्रारूप दिए हुए शपथ में कि क्या बोलेंगे शपथ में। तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रधानमंत्री अपनी शपथ लेता है। एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑथ ऑफ सीक्रेसी एंड ऑफिस एलिजेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 75(4) अनुच्छेद 75(4) के अनुसार प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस शपथ के फॉर्मेट, इस शपथ के प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और बाकी का पार्ट हम पढ़ेंगे इसके अगली क्लास में। तो आज हमने पढ़ा प्रधानमंत्री का पद, संसदीय व्यवस्था, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और प्रधानमंत्री के पद नाम, और संविधान में प्रधानमंत्री के क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में, और प्रधानमंत्री की योग्यता पढ़ी थी, और उसके बाद में हमने प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शपथ, ये सारी चीजें आज की इस क्लास में हमने पढ़ी है और समझने का हमने पूरा प्रयास किया है। और बाकी इसका अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।